हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। अपन देख रहे थे पिछले वीडियो में अपन ने देख लिया नहीं उनकी डिग्री क्या होती है, उनका यूपीसी नेम क्या होता है, इसके बारे में अपन ने बेसिक जानकारी ले ली। ठीक है, अब देखेंगे आज कार्यात्मक समूह की संरचना है, यानी कार्यात्मक समूह की संरचना किस प्रकार से होगी। तो देखो, एल्कोलो में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा बंध द्वारा, यानी एल्कोहल में क्या होता है, यानी जैसे CH3 होगा ना, CH3 यहाँ लगा दिया अपने OH, इसको बोलेंगे अपन सिग्मा बॉन्ड, यानी इसे बोल रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, जो कार्बन के sp3 कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 कक्षक से अतिव्यापन द्वारा बनता है। मैंने भी यही बात बोली। अब मेथनॉल, फिनॉल, मेथोक्सी ये संरचनात्मक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है कि इसका बॉन्ड एंगल, यानी कार्बन ऑक्सीजन का अगर मेथनॉल होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार फिनॉल होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, मेथोक्सी होगा तो बॉन्ड एंगल किस प्रकार से होगा। अब देखो, कार्बन ऑक्सीजन यानी मेथनॉल में देखो, मेथनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 142 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 196 पिकोमीटर, और जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा ना, बॉन्ड एंगल उसको वो होगा 1089 डिग्री, यानी 108.9 डिग्री, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। अब इसका sp3 कैसे होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और दो लोन पेयर हो गए तो क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसी प्रकार इसका देखो, बेंजाइलिक अल्कोहल का, नहीं इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन, यानी इधर तो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें जैसे जैसे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो इसमें देखो 136 पिकोमीटर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 136 पिकोमीटर, और क्या होगा जो ये बॉन्ड होगा ना, ये बॉन्ड एंगल वो होगा 109 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडेशन में क्या होगा, जो दो लोन पेयर है ना इसके साथ ही क्या रहेंगे, कॉन्जुगेशन में रहेंगे। कॉन्जुगेशन में रहेंगे तो क्या होगा, जो एक लोन पेयर है ना वो काउंट नहीं होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आते इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, और इसमें देखो अगर दो कार्बन हो, यानी इथर जैसे कोई कंपाउंड हो, यानी ठीक है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होगी 141 पिकोमीटर, और जो ऑक्सीजन और कार्बन के जो बीच की बॉन्ड लेंथ होगी 141 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 11.7 डिग्री, यानी 111.7 डिग्री। ठीक है, आगे देखो एल्कोलो में, इसमें ये दे रखा है ना इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है ना, और ये दे रखा है ना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो क्या होगा, sp2 होगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मित होता है, मतलब कॉन्जुगेशन में रहता है, यानी कॉन्जुगेशन में रहता है, यानी कॉन्जुगेशन में इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ दे रखी है, और क्या दे रखा है, और आगे देखो, आगे बोल रहा है इथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युगल, जो दो बॉन्डिंग में होगा, दो नॉन बॉन्डिंग में, जो होते हैं ना, जो लोन पेयर होते हैं ना वो किस में रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग में रहते हैं, लगभग चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यानी दो तो लोन पेयर हो गए इथर के, जैसे R O और R, इसका दो लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो इसका एक सिग्मा, दो सिग्मा और दो लोन पेयर, तो क्या होगा, चार के लिए क्या होगा, चार के लिए होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार की ये बात बोलना चाह रहा है, और बाकी इसके बारे में क्या दे रखे इसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे एल्कोहल फिनॉल का विरचन है, एल्कोहल फिनॉल का विरचन किस प्रकार से करते हैं, इनकी फॉर्मेशन यानी इसकी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं अपन। ठीक है, आगे देखो, सबसे पहले देखेंगे अपन एल्किन में अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, यानी एसिड के साथ अगर एल्किन की रिएक्शन करवाए तो क्या होगा। ठीक है, यानी एल्किन की तनु अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करने से एल्कोहल बनता है, यानी क्या बोल रहा है, तनु अम्ल, यानी तनु अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे ना तो क्या होगा, एल्कोहल बनता है। ये असमित एल्किन के यौगन को मार्कोनिकोव नियम के अनुसार, यानी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। ठीक है, अब देखो आगे देखो क्या होता है इसमें मार्कोनिकोव नियम की, एक साइड में क्या होगा हाइड्रोजन, एक साइड में क्या होगा OH का अटैच होगा। सबसे पहले क्या होगा, जी है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी ये कार्बन, ये रिएक्शन दे रही है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें क्या होता है, एक
एक कार्बन के पास क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन के पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो देखो एक में हाइड्रोजन का ब्रेक H2 ब्रेक है, एक में जाएगा OH के माइनस का, एक जाएगा H प्लस और एक जाएगा OH माइनस। H प्लस कहाँ अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे, और OH माइनस कहाँ अटैक करेगा नेगेटिव वाले। तो इस प्रकार से इसकी क्या होगी, एल्किन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो सेकेंड मॉलिक्यूल में क्या दे रखा है, CH3, क्या दे रखा है CH3 कार्बन और CH2। तो इधर ही CH2 यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहा है। इसमें कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उधर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। देखो हाइड्रोजन H2 को ब्रेक करो H प्लस, एक दूसरा जाएगा OH माइनस। OH माइनस तो किस पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव वाला किस पे अटैक करेगा नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसकी क्रियाविधि देखो, इसमें क्रियाविधि जो मैंने बता दी पहले ही। अब इसकी क्रियाविधि देखो, अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्न 3 भागों में 3 चरणों में इसमें रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले H3O वाटर, सबसे पहले वाटर क्या करेगा, एक H प्लस प्रोटोन लेगा और प्रोटोनेट होगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन बना, एल्किन के प्रोटोनाइन से कार्बोकेटाइन बनते हैं। ठीक है, एल्किन पर प्रोटोनेशन होगा ना, तो इससे क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, मतलब जो H2O का हाइड्रोजन होगा ना वो ले लेगा। मतलब सबसे पहले H2O को क्या होगा H2O प्रोटोनेट, मतलब जैसे इस पे H प्लस आएगा इस पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, जैसे आएगा ये एल्किन आएगा यहाँ से H प्लस वापस ले लेगा, जैसे आया और ये H प्लस ले लिया। ठीक है, ये रिएक्शन और इसमें बनेगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर देखो कार्बोकेटाइन पर जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा इस पर क्या अटैक कर दिया इसने H2O को अटैक मार दिया। जैसे H2O का अटैक किया यहाँ पर बनेगा ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो बनाएगा ओनली पर एक कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो प्रोटोन कार्बोकेटाइन बनेगा ना यहाँ से, इस प्रोटोन का क्या हो जाएगा लॉस, और जैसे लॉस होगा इस प्रकार का एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसमें देखो डाइबोरेन BH3 एल्किनों की बिक्री करके एक यौगिक उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। ठीक है, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जैसे ये बन गया ना ट्राई एल्किल बोरेन, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा ऑक्सीजन से होकर एल्कोहल देता है, यानी H2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या कर देता है, बाद में H2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या दे देता है, इसमें एक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले CH3, इसमें देखो ये देखो सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है मार्कोनिकोव सिन एडिशन। ठीक है, ये होता है ना जो वो तो होता है मार्कोनिकोव सिन एडिशन, और जो लास्ट में OH का एडिशन होगा ना H2O H2O2 और OH, वो होगा मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन। ठीक है, ठीक है, बोरोन कहाँ जुड़ता है, जहाँ लेस हिंड्रेड साइड होती है ना वहाँ भी H2 का अटैक होता है। ठीक है, ये रिएक्शन इसके पास ये रिएक्शन कितने बार होगी, इसके पास BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये 3 बार प्रोसीड ये रिएक्शन होने वाली है। जैसे 3 बार रिएक्शन हुई प्रोसीड, उसके बाद क्या होगा H2O2 और OH आएगा, H2O2 और OH आएगा, और ये होगा एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन। ठीक है, और क्या बना देगा प्रोपेन 1 ऑल, और इसको बोल देंगे BOH3 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखो दिक आबंध पर बोरेन का यौगिक इस प्रकार के होता है कि बोरोन पर sp2 संकरित कार्बन परमाणु जुड़ता है। ठीक है, यानी बोरोन जहाँ sp2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा ना वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जिस पर पहले से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, इस प्रकार एल्कोहल ऐसी दिखती है जो कि एल्किनो को मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत, यानी एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन होता है इसका। लास्ट में जो H2O का एडिशन होता है ना H2O2 का, वो एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन होता है। इसमें एल्कोहल की लब्धि उत्तम होती है, यानी इसमें एल्कोहल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, अब कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किस प्रकार से होगा। अब इनका रिडक्शन करने के लिए क्या होगा, अपने को हाइड्रोजन यौगन यानी एक तो लेना पड़ेगा H2O। ठीक है, उसमें क्या होगा, H2O के साथ H2O द्वारा संगत एल्कोहलों में अपचयित करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे
प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल जैसी उत्प्रेरक का अपन यूज़ करेंगे, ठीक है, इसी मेटल का अपन यूज करेंगे। ये एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4, इसको बोलते हैं NaBH4 यानी सोडियम बोरो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या फिर LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जिसके द्वारा एल्डिहाइड की प्राथमिक एल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से अपन एल्कोहल बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले एल्डिहाइड के H2 के साथ रिएक्शन करेंगे पैलेडियम के साथ, यानी एल्कोहल बन जाएगा, इसका रिडक्शन कर देगा। इसी प्रकार से कीटोन, ये किस प्रकार से RC⋯O और R डैश, ठीक है, इसका रिडक्शन करेंगे ना NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा, एक प्रकार का 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। बाकी देखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा एस्ट्रो का अपचयन, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा एस्ट्रो का इनका भी क्या होता है, रिडक्शन, यानी एक एसिड होगा, एसिड का क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, LiAlH4, इसका भी क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, यानी एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन क्या होता है, इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये एक प्रकार से विक्रमक, महंगा विक्रमक है। इसका उपयोग विशेष रसायनों बनाने के लिए ही किया जाता है, मतलब कोई रेयर कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, नहीं तो इसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अब जैसे एल्कोहल होगा, एसिड होगा और उसकी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, देखो सामने, RC⋯O और ये हो गया OH। अब एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, इसको करेगा ये प्रोटोनेट, ठीक है। फिर क्या होगा, RO और H, जैसे ऑक्सीजन के लोन पेट जाएंगे ना, ये इधर और ये फिर से मूव आउट करेगा और ये H2 इधर क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, और इससे बनेगा क्या, RC⋯O OH और क्या बन जाएगा, R, इस पर रहेगा कार्बोकेटाइन। इसके बाद में क्या करेगा, लॉस ऑफ प्रोटोन का लॉस करेगा और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, इस प्रकार से। जैसे H2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाएंगे ना, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 डिग्री एल्कोहल, और ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट, और यहाँ से भी क्या होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट। अब ग्रिग्नायर रिएजेंट, यानी ग्रिग्नायर रिएजेंट किस प्रकार का होता है, ये एक प्रकार से हार्ड रिएजेंट होता है, यानी हार्ड रिएजेंट होता है, ये हार्ड सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है। हार्ड सेंटर कौन सा होगा, इसका होगा ये कार्बोनिल वाला सेंटर होगा, वो हार्ड सेंटर होगा, ठीक है। अब देखो, ग्रिग्नायर अभिक्रम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है, ठीक है। अब देखो, ग्रिग्नायर रिएजेंट क्या होता है, RMgX यानी ग्रिग्नायर रिएजेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवाइए, ठीक है अपन। तो क्या होगा, एक इसका एक योगोत्पाद बनेगा, ठीक है ना, योगोत्पाद बनेगा जो मेटल के साथ अटैच होगा। जैसे इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाएंगे ना अपन, जैसे H2 की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये बॉन्ड का क्या होगा, इस बॉन्ड का ब्रेक, ये बॉन्ड होगा ब्रेक, और ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल अपने को मिल गया, और क्या बनेगा, Mg और OH क्या हो गए, बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी साइड प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकल गए, ठीक है। इसी प्रकार अपन एल्डिहाइड से भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड से भी अपन रिएक्शन करवा सकते हैं इसकी, इधर रखी, ठीक है। इससे क्या करेगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, इससे भी क्या होगा, इससे 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड इसके बाद करवाएंगे अपन एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो 1 डिग्री, एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो 2 डिग्री अपने को प्राप्त होगा, और कीटोन के साथ कराएंगे तो अपने को 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा, यानी 3 डिग्री एल्कोहल अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे फिनोल की अभिक्रिया, इसके देखेंगे अपन फिनोल की अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है फिनोल, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, क्या होता है फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं, इस पर क्या लगा होगा OH, इसको बोलते हैं अपन फिनोल, ठीक है। अब सबसे पहले करेंगे हेलोइरिन के साथ, यानी फिनोल की अभिक्रिया हेलोइरिन के साथ क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यानी बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, क्लोरीन को NaOH के साथ, यानी क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे अपन
NaOH के साथ 623 यानी 623 केल्विन ताप पर अपन और 320 वायुमंडलीय दाब यानी इतने प्रेशर पर अपन करेंगे ना, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड अम्ल करने पर, सोडियम फिनॉक्साइड का अम्ल करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड अपने को मिलेगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन देखो इसकी क्लोरीन के साथ यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ अपने करवाई और ताप ले लिया, यानी इसकी जो रेयर कंडीशन होती है ना 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, तो इससे क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाए तो क्या बनता है, अपने को एक फिनॉल प्राप्त होता है। अब बेंजीन सल्फोनिल अम्लों से यानी बेंजीन सल्फोनिल अम्लों से किस प्रकार से अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, बेंजीन द्वारा ओलियम, बेंजीन का ओलियम क्या होता है, H2O3, इसको बोलते हैं H2 और 7 से कुछ होता है जो उसको बोलते हैं ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है, तो एक प्रकार का सल्फोनिक अम्ल को सोडियम गलित, जैसे सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ अपने को ओलियम के साथ करवाने पर बेंजीन की रिएक्शन, उसको NaOH के साथ गर्म किया और क्या हुआ, H+ के साथ एसिड मीडियम में अपने इसकी रिएक्शन करवा दी, तो क्या बनेगा, एक प्रकार से ये भी क्या हो गया, फिनॉल प्राप्त हो गया। डाइएजोनियम लवणों से, मतलब डाइएजोनियम के साथ अपने को फिनॉल की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, ठीक है। एरोमेटिक एमीन यानी एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन करवाते हैं तभी तो मिलेगा ना, एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक के साथ ही मिलेगा, एलिफेटिक के साथ थोड़ी मिलेगा, एरोमेटिक एमीन। ठीक है, एमीन क्या होना चाहिए, एरोमेटिक। इसकी रिएक्शन इसको करेंगे अपन 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 + HCl, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, एक डाइओजोनियम लवण प्राप्त होता है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, यानी एक प्रकार का डाइओजोनियम अपने को लवण प्राप्त होता है साल्ट। जैसे इसको गर्म करेंगे ना तो क्या होगा, ये N2 एक गैस के रूप में बनेगा, एक HCl बन जाएगा, और ये क्या होगा, जहाँ पर ये निकलेंगे ना वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्यूमीन के साथ रिएक्शन करवाए, जैसे क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होगा, क्यूमन प्रोक्साइड बनेगा, यानी क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनता है। ठीक है, उसके बाद जैसे इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं ना तो क्या होता है, एक प्रकार से फिनॉल अपने का फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या बनता है, एक प्रकार का कीटोन बनता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके भौतिक गुणधर्म देखो, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, एल्कोहलो एवं फिनॉल के दो भाग होते हैं, एल्कोहलो एवं फिनॉलो के दो भाग होते हैं, एक एल्किलो एरिल समूह, दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह है। ठीक है, एक तो ये समूह और एक क्या होता है, एक ये समूह होता है। ठीक है, क्वथनांक सबसे पहले एल्कोहलो और फिनॉलो के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ वांडरवाल बलों द्वारा, यानी इसको ये अटैच रहता है ना, इसको बोलते हैं वांडरवाल फोर्स, बलों द्वारा बढ़ते हैं। एल्कोहलो में शाखन बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ चेन बढ़ेगी ना, जैसे शाखन बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ती जाएगी, यानी शाखन बढ़ती जाएगी, तो क्या होता है, इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल और फिनॉलो में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा बनाते हैं, यानी इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का बॉन्ड होता है इनको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो चित्र में दिखाया गया है। अब देखो, यह रोचक तथ्य है कि लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिक यानी हाइड्रोकार्बनों, इथरो व एल्कोहलो हेलोइरिनो के यौगिकों की तुलना में एल्कोहल तथा फिनॉल के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोकार्बनों, इथरो एल्केनो हेलोइरिनो के यौगिकों की तुलना में एल्कोहल तथा फिनॉलों के क्वथनांक उच्चतर होते हैं। उदाहरण मेथेन, एथेनॉल तथा प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान समतुल्य है, किंतु इनके क्वथनांकों में काफ़ी अंतर है। मेथोक्सी और का क्वथनांक इनके दोनों क्वथनांकों के मध्यवर्ती होता है। देखो अब इनके क्वथनांक देखो, एथेनॉल का क्वथनांक देखो, इसमें सबसे पहले तो एथेनॉल यानी आणविक द्रव्यमान होता है इसका 46 से 351 केल्विन। ठीक है, इसके बाद मेथोक्सी मेथेन और इसके बाद होगा प्रोपेन का
ठीक है। इसका जैसे जैसे शाखन बढ़ती जाती है ना, शाखन कम होती जाती है, तो इसमें क्या होता है, क्वथनांक भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इसमें यह बात बोली है। एल्कोहल के उच्चतर क्वथनांक, क्या बोल रहे हैं, एल्कोहलों के उच्चतर क्वथनांक मुख्य अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण होते हैं, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। मतलब एल्कोहलों में जो होता है ना, ये होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके क्वथनांक क्या होते हैं, उच्चतम होते हैं, जिनका इथरो एवं हाइड्रोकार्बनों में अभाव है। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम सोलिबिलिटी, यानी एल्कोहल और फिनोल ईथर की सोलिबिलिटी क्या होती है। देखो, एल्कोहल और फिनोल की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। सही बात है। और ऑक्सीजन के लोन पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो दिखाया गया है। एल्किल, यह विलेयता एल्किल एरिल समूह के आकार बढ़ने के साथ साथ घटती है, यानी जैसे जैसे शाखन बढ़ता है ना, जैसे जैसे शाखन बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे जाल बढ़ता है, मतलब जाल वगैरह बढ़ती है ना, जैसे एक एक एल्किन चेन होती है, जैसे एल्किन चेन की लंबाई कम होती है, यानी साइज कम होती है, तो उनकी विलेयता भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। आगे देखेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन क्या होगी, यानी एल्कोहलों की केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से अपन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन देखो, एल्कोहलों की, यानी एल्कोहल दो प्रकार की रिएक्शन देते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी रिएक्शन देंगे ये, और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में भी क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। ठीक है। देखो, जब एल्कोहल नाभिक के रूप में या न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है तो OH के मध्य का आवरण टूटता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है तो क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, अब की बार यहाँ पे जाके ये अटैक करता है, जो यहाँ कार्बोकेटाइन है ना, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, लोन पेयर। लोन पेयर किसका काम करेगा, एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, जैसे H+ आया, यहाँ से H+ आया, H+ को क्या किया इसने, डीप्रोटोनेट करवाते क्या हो गया, H+ बाहर निकल गया। इसी प्रकार जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है, यानी पहले किसके रूप में कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल के रूप में, अब की बार क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार से CO के मध्य आवरण टूटता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो ब्रेक होता है सबसे पहले। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, जो OH होगा ना, एसिडिक कंडीशन में इसको क्या करेंगे, प्रोटोनेट। और जैसे ही कोई आएगा ना न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा, जैसे कोई नया न्यूक्लियोफाइल आया उसको क्या करेगा, जैसे आया CH2 पेटेगा और OH2 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इससे क्या होगा, H2 और बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एक प्रकार से, यानी एसिडिक कंडीशन में, यानी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस प्रकार से रिएक्शन करता है। OH और CO बॉन्ड के बंध के विदलन के आधार पर एल्कोहल और फिनोल की विक्रिया, यानी जो OH और CH बॉन्ड का ब्रेक होता है ना, OH और CH का बॉन्ड, OH और CO के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, इनके विदलन के आधार पर इनको एल्कोहल और फिनोल को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले जो कौन सी, जो OH के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक करती है ना, वो रिएक्शन कौन सी होगी, एल्कोहल और फिनोल की अम्लता, यानी एसिडिक कंडीशन में क्या होगी इनकी रिएक्शन। ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी एल्कोहल अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा, धातु कौन कौन सी होगी, एल्कोहल और फिनोल सक्रिय धातु। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोहल का ऑक्साइड या फिनॉक्साइड बनता है। जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के लिए, एल्किल हैलाइड के लिए, एल्कोहल के लिए सोडियम मेटल के साथ, दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक बनेगा सोडियम एल्कोऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम एल्कोऑक्साइड। इसी प्रकार 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम। अब की बार क्या लिया है, मेटल कौन सा लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, यानी एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड बनेगा। जैसे जैसे फिनॉल की रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल और क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन अब की बार बेसिक कंडीशन में करवाए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के साथ अब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा अपने को। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और उसके साथ में और क्या प्राप्त होगा अपने को, वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक, उसी प्रकार
उपरोक्त अभिक्रिया एल्कोहल तथा फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की होती है। वास्तव में एल्कोहल और फिनॉल ब्रोंस्टेट अम्ल, यानी ब्रोंस्टेट अम्ल क्या होते हैं, जो H+ का लॉस करते हैं। ब्रोंस्टेट अम्ल क्या हो गए, जो H+ का लॉस करते हैं। उसका बनता है क्या, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब देखो एसिडिक मीडियम में एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति दूरी होती है, यानी जो एसिडिक नेचर होता है ना एल्कोहल का, वो क्या होता है, एक प्रकार से पोलर होता है। तो OH बॉन्ड के कारण होता है। किसके कारण होता है, OH बॉन्ड के कारण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन विमोचक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाला समूह है, ठीक है, यानी जैसे CH3। इसमें क्या होता है, अपना हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेट करता है, यानी H+ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है ना, वो कम हो जाती है। इसमें देखो एक एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना इस कार्बन पे, तो इसकी रिएक्टिविटी होती है ना, वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद होगी द्वितीयक अल्कोहल की, और सबसे लास्ट में होगी तृतीयक अल्कोहल की, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे देखो, अब देखो एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है, ठीक है, यानी वीक एसिड है, जो जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर स्पष्ट हो जाता है। यानी बेसिक, यानी एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, जन के साथ। तो क्या है, एक प्रकार से संयुग्मी एसिड बनता है, मतलब ये H+ यहाँ से H+ को पकड़ लेगा, तो ऑक्सीजन का माइनस नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ से क्या करेगा, H+ को पकड़ लेगा और क्या बना देगा, एक OH- का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसमें ये दे रखा है अब इनकी एसिडिटी, नहीं फिनॉल की एसिडिटी देखो, ठीक है। देखो फिनॉल की धातुओं के साथ, जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। फिनॉल की हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वाले के sp2 संकेत कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2 क्या रहता है, इसके जो लोन पेयर होते हैं ना, इस एल्किन के साथ क्या रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है। sp2 का संकरित कार्बन के साथ सीधा जो संयुक्त रहता है, इलेक्ट्रॉन अनौपचारिक समूह के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका कारण फिनॉल के अणु में आवेश का वितरण, यानी OH समूह पर ऑक्सीजन पर धनावेश होता है। जैसे जैसे ये यहाँ पे लोन पर डोनेट करेगा ना, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज C++O ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन। इस प्रकार से स्ट्रक्चर क्या होगी, ड्रॉ होगी। जैसे जैसे इधर मूवमेंट करेगा, ये इस प्रकार से क्या करेगा, डीलोकलाइज करता रहता है। इस प्रकार से इसकी हम क्या बना सकते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। देखो एल्कोहल कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 और 5। ये एल्कोहल की अपन कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसमें अपन 5 एल्कोहल की फिनॉल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या होगा, H+ के साथ जैसे H+ लॉस करेगा तो क्या होगा, उसको ब्रोंस्टेट एसिड बोलेंगे। जैसे यहाँ से लॉस कर दिया ना इसने, यहाँ से क्या कर दिया इसने, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया है, यहाँ से H+ का लॉस कर दिया और OH-। जैसे जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, इस प्रकार से क्या रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, ठीक है ना। OH समूह की संख्या के आधार पर जैसे जैसे नेगेटिव आएगा, जैसे इसमें क्या करेगी, इसने वो बना रही इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दी इसने। तो मैंने क्या बताया, ऊपर बता रही थी ना, वो इसने क्या बना दी, नीचे और एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। इस प्रकार से दिखता है इसका। अब देखो इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये प्रतिस्थापित फिनॉलों में नाइट्रो समूह है, जैसे इलेक्ट्रॉन अनौपचारिक समूह फिनॉल हो गया, अम्लीय सामर्थ्य में को बढ़ा देते हैं। जब जैसे जैसे समूह ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तब प्रभाव अधिक होता है, ठीक है ना। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे लोकलाइजेशन करके क्या आता है, इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, मतलब इसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यह बोलना चाह रहा है ये।
किरणावेश से प्रभावी विस्थापन होता है। दूसरी ओर एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक समूहदाता, इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह के रूप में फिनोक्साइड अम्ल आयन के सहायक नहीं होते, परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है। ठीक है, फिनोलों की अपेक्षा क्रिसोल कम अम्लीय होते हैं। ठीक है ना। ऑर्थोफिनोल, मेटाफिनोल, नाइट्रोफिनोल, क्रिसोल क्या होता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, मूवमेंट करती है ना। और क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे जैसे फिनोल पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा ना, NO2 क्या होता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो इसके क्या होगा, कॉन्जुगेशन रिंग में क्या होगा, रिंग में कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो रिंग की एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इनकी। ठीक है, आगे देखो एस्टरीकरण क्या होता है। ठीक है ना, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण क्या होता है, एल्कोलोफिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइडो व अम्ल एनहाइड्राइड की साथ अभिक्रिया से एस्टर बनता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अम्ल क्लोराइडो नहीं, एल्कोल या एरिल। ठीक है ना, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एस्टर बनेगा, जो पीछे दे रखा था एक बार रिएक्शन में आया था। इसी प्रकार से ये भी इसी प्रकार से होगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से ये होने वाला है। आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे क्या बोल रहे हैं, एल्कोल, आगे क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अम्ल की कुछ मात्रा की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसे ये अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, यानी आगे भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है और फॉरवर्ड भी जा सकती है। अतः बने जल को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। और अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्षारक पिरिडीन की भांति ये क्या होता है, एनहाइड्राइड यानी एस्टर जैसे कुछ एनहाइड्राइड। ठीक है ना, की उपस्थिति में अभिक्रिया से HCl को उदासीन किया जाता है, यह साम्य दाई ओर विस्थापित हो जाता है। एल्कोहल तथा फिनोल में एसिटिल CH3COO का प्रवेश एसिटिलिन कहलाता है। एसिटिलिन एस्पिरिन सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलिन से प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल यानी एस्पिरिन बोलते हैं इसको बोलते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना एसिटिल के साथ, यानी CH3 इसको ओवरऑल देखो तो इससे लिखते हैं CH3 C11O C11O और CH3, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल यानी उसको बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं एस्पिरिन, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है ना, एसिटिक एसिड समझ जुड़ता है। आगे देखेंगे अगले वीडियो में अभिक्रिया जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, वो रिएक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, उसके से रिलेटेड जो भी रिएक्शन हुई ना वो देखिए।